वेलकम बैक। इससे पहले की जो हमने वीडियो डाली थी उसमें बायोलॉजी में यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। एक सामान्य परिचय, सामान्य इंट्रोडक्शन क्लियर किया है, ठीक है, जिसमें आवर्त बीजीय पादपों में जनन किस प्रकार से होता है ये चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं, अच्छा वहाँ पर हमने दो चीज़ें और क्लियर की थी कि आवर्त बीजीय पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जिसमें एक बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है और एक होती है युग्मोद्भिद पीढ़ी। जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो 2n होती है, क्लियर, 2n अवस्था वाली होती है, और जो युग्मोद्भिद पीढ़ी होगी वो होती है n अवस्था वाली। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जब बीज को हम मृदा में बुआई करते हैं तब उसमें जो बीज होता है वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद पूरे प्लांट का निर्माण होगा। जनरली जो आप लोग पादप देखते हैं सारे के सारे आवर्त बीजीय पादप हैं, ठीक है। अब बीजों से जो पादप डेवलप होगा वो पादप होगा कौन सा? बीजाणुद्भिद पादप, क्लियर। 2n अवस्था वाला। 2n अवस्था वाला हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीज के अंदर जो भ्रूण होता है उसका निर्माण होता है युग्मकों के सलियन द्वारा, और जब युग्मकों का सलियन हो जाएगा, युग्मक किस अवस्था में होते हैं? n अवस्था में होते हैं, अर्ध अवस्था में होते हैं, दोनों के मिलने से 2n फेज तैयार हो जाता है। और 2n फेज जब बीज की हम बुआई करते हैं तो उससे ग्रोथ होने वाला पादप क्या कहलाएगा? बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाएगा। और एक और चीज हमने क्लियर की थी कि जो आवर्त बीजीय पादप होते हैं इनमें पूरी जो पीढ़ी होती है वो होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी, और युग्मोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो अल्प समय के लिए बनती है, कुछ समय के लिए बनती है। तो बीजाणुद्भिद क्लियर हो गया, युग्मोद्भिद कुछ समय के लिए बनेगी, ये n अवस्था वाली होगी। n अवस्था वाली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो युग्मक बनते हैं वो n अवस्था वाले होते हैं, चाहे हम परागकण की बात करें या अंड कोशिका की बात करें, क्लियर। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पुराने चैप्टर में, पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आज सेकंड चैप्टर हमारा चलेगा नर व मादा युग्मोद्भिद, इनकी संरचना किस प्रकार से होती है और इनका विकास किस प्रकार से होता है, क्लियर। तो नर व मादा युग्मोद्भिद के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि युग्मोद्भिद की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम पूरे पादप के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, फ्लावर के अंदर जो मेल एंड फीमेल जो पार्ट पाया जाता है वो किस प्रकार से डेवलप होता है, परागकण किस प्रकार से बनते हैं, पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, क्लियर। तो नर व मादा युग्मोद्भिद संरचना और विकास के अंदर हम लोग पहला टॉपिक क्लियर करेंगे, नर युग्मोद्भिद क्या होता है, ठीक है। इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, इसका डेवलप किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अच्छा, फ्लावर के अंदर हम लोगों ने एक और बात क्लियर की थी कि जो पुष्प होता है उसमें मेल पोर्शन जो होगा वो पुंकेसर होता है और फीमेल पोर्शन क्या होता है? स्त्री केसर होता है, क्लियर। एक प्रारूपिक पुष्प जो हमने बनाया था उसमें दो संरचनाएं बनाई थी, एक तो ये वाली संरचना हमने लोगों ने क्लियर की थी, ठीक है, और एक बीच में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय वाली संरचना को क्लियर किया था, ठीक है। तो ये वाली संरचना तो क्या हो जाएगी? मेल पोर्शन, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? फीमेल पोर्शन, क्लियर। तो हम लोग अभी इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, फीमेल वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहां पर नर युग्मोद्भिद क्या होता है पहले इसके बारे में क्लियर करते हैं। देखिए, पादप के अंदर जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जो नर युग्मोद्भिद वाला पोर्शन होता है वो असल में होता है परागकण, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें परागकण पढ़ना चाहिए कि परागकण क्या है, कैसे बनेंगे, इनकी संरचना किस प्रकार से होगी, ये कैसे मैच्योर होते हैं, वो सारी प्रोसेस हम लोग इस टॉपिक में क्लियर करते हैं। लेकिन जो परागकण होंगे वो पाए कहां जाते हैं? वो पाए जाते हैं परागकोश के अंदर, क्लियर। तो ये जो परागकोश वाला पोर्शन है, ये जो हमने यहां पर अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, ये वाला जो पोर्शन हम लोगों ने बनाया है, ये वाला पोर्शन ये है, ठीक है। तो नर युग्मोद्भिद परागकण पढ़ने से पहले हमें पुंकेसर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, क्लियर। अगर आपसे पुंकेसर के बारे में पूछ ले कि पुंकेसर का संरचनात्मक सचित्र वर्णन करिए, तो हमें ये वाला पोर्शन बनाना है और इसके पार्ट बताने हैं। या लघु बीजाणु पर्ण के बारे में पूछ ले तो भी यही बताना है। अच्छा, बात करते हैं कि पुंकेसर क्या है, लघु बीजाणु पर्ण क्या होता है, उसके बाद हम लोग परागकण के बारे में बात करेंगे, क्लियर। एक प्रारूपिक पुंकेसर जो होगा वो 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 भाग कौन कौन से हो गए? पहला है पूतंतु,
दूसरा है योजी कनेक्टिव जिसे हम बोलते हैं, और तीसरा आता है परागकोश। ध्यान से सुनना, हम पुंकेसर के बारे में बात कर रहे हैं, परागकण के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण क्या है? तो एक प्रारूपिक पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण 3 भागों में डिवाइड होता है, 3 भागों में इसको बांटा जाता है। पहला भाग क्या है? पूतंतु, दूसरा क्या है? योजी, और तीसरा क्या है? परागकोश। अब इस संरचना को आप देखिए, इसमें 3 संरचनाएं आपको नजर आएंगी। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये फिलामेंट जो होता है, ये क्या कहलाता है? पूतंतु कहलाएगा। क्लियर? ऊपर की तरफ जो 2 कैप्सूल नुमा आवरण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? परागकोश कहलाते हैं। इन दोनों संरचना को मध्य में जोड़ने वाला जो भाग होता है, या जोड़ने वाली जो संरचना होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? योजी नाम देते हैं। क्लियर? अब तीनों को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। पूतंतु क्या है? यह एक वृंतनुमा भाग होता है जो परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करेगा, क्योंकि ये वाली संरचना कहां पर पाई जाती है? पुष्पासन में पाई जाती है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ क्या है? परागकोश है। तो परागकोश और पुष्पासन के मध्य में जो संयोजक का काम कर रहा है, या एक लिंक बनाने का काम कर रहा है, वो क्या है? पूतंतु है। क्लियर? सेकंड बात करते हैं, योजी क्या होता है? तो योजी एक बंदी उत्तकों का, यानी कि वे उत्तक जो आगे की प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं, बंद होते हैं, कोई संरचना का निर्माण नहीं करेंगे, उन उत्तकों का एक समूह होता है। और ये समूह क्या काम करेगा कि ये जो परागकोश की 2 पालियां आपको नजर आ रही हैं, एक तो ये और सेकंड इसके पीछे की तरफ, इन दोनों पालियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कोई भी फ्लावर के अंदर आप पुंकेसर वाले पोर्शन को आराम से देख सकते हैं, उसके ऊपर 2 पालियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों पालियों को आपस में जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? योजी के द्वारा किया जाता है। तीसरे बात हम करते हैं परागकोश के बारे में, ठीक है। अब परागकोश क्या होता है? एक प्रारूपिक परागकोश 2 पालियों में बटा होगा, ठीक है। एक कोष्ठाकार या कमरे के आकार की संरचना होती है। इन दोनों पालियों के अंदर की तरफ हम देखें, ठीक है, जैसे अब ये परागकोश है पूरा, इसमें 2 पालियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि अधिकतर जो पादप होते हैं उनमें ये 2 पालियां पाई जाती हैं। क्लियर? लेकिन मालवेसी यानी कि भिंडी वर्गीय जो फसल होती है, मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं, उनके अंदर केवल 1 ही पाली होगी, ठीक है। अब बात करते हैं परागकोश की इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी। तो एक प्रारूपिक परागकोश में अगर इसका हम अनुप्रस्थ काट दें, इस तरह से इसको विच्छेदित कर दें, तो ऊपर की तरफ से देखने पर यह संरचना कुछ इस प्रकार से नजर आती है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना को हम यहां पर देख सकते हैं। अब ये संरचना को हम देखेंगे तो यहां पर क्या नजर आ रहा है? 4 कोष्ठ नजर आ रहे हैं हमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? देखिए, इस संरचना को हम यहां पर डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा सा। बीच में जो ये संरचना पाई जा रही है, ये क्या है? योजी कनेक्टिव, इसकी हमने अभी बात की थी, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, ये क्या है? ये पूतंतु वाला पोर्शन है। क्लियर? अब ये जो है एक संरचना, ये तो क्या हो गया? एक पाली हो गई, यानी कि ये एक वाला पोर्शन हो गया, और ये जो संरचना है ये क्या हो गया? सेकंड पाली हो गई, इसके पीछे वाली संरचना हो गई। तो दोनों संरचनाएं आपस में जुड़ी होती हैं, किसके द्वारा? योजी के द्वारा, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या पाया जा रहा है? पूतंतु पाया जा रहा है। अच्छा, परागकोश में इंटरनल रूप से अगर हम लोग देखें तो 4 कोष्ठ नजर आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या चीज क्लियर हो जाएगी कि एक प्रारूपिक परागकोश में 2 पालियां पाई जाती हैं और उनके अंदर 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो परागकोश द्विपालीवत और चतुष्कोष्ठीय संरचना है। आगे बात समझ में? द्विपालीवत हो जाएगी और चतुष्कोष्ठीय संरचना हो जाती है। अब इसमें 4 कोष्ठ नजर आ रहे हैं। अगर हमने अभी भिंडी का एग्जांपल दिया था, मालवेसी कुल का एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या चीज हो जाएगी? 1 पाली पाई जाएगी, यानी कि कोष्ठ कितने होंगे? सिर्फ 2 कोष्ठ होते हैं। तो मालवेसी पादपों में क्या होगा? 1 पालीवत और द्विकोष्ठी परागकोश पाया जाता है। ये संरचना क्लियर हो गई आपकी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुंकेसर क्या है या लघु बीजाणुपर्ण क्या है, तो हमें क्या बताना है कि एक प्रारूपिक पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण 3 भागों में डिवाइड होता है, पूतंतु, योजी और परागकोश। पूतंतु क्या हो जाएगा? एक संयोजक करने का काम करेगा, जो कि नीचे की तरफ पुष्पासन से जुड़ा होता है और ऊपर की तरफ परागकोश में एंटर करता है। योजी क्या है? दोनों परागकोश को आपस में जोड़ने वाले बंदी उत्तकों का समूह होता है। ये ग्लू का काम करेगा जो आपस में इनको जोड़े रखेगा।
तीसरा क्या होता है, परागकोश होते हैं। अब ये परागकोश जो हैं ये द्विपालीय संरचनाएं हैं, क्लियर। ये अनुप्रस्थ काट में नजर आ रहा है, क्लियर। ये दो पालियां होती हैं, एक पाली ये, एक पाली ये। इन दोनों के बीच में जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो कनेक्टिव या फिर योजी कहलाता है। और नीचे की तरफ क्या संरचना है इसकी, पोतंतु वाली संरचना है। अब इस परागकोश को हमने अनुप्रस्थ काट के रूप में देखा तो इसमें 4 पार्ट नजर आ रहे हैं हमें। 4 पार्ट कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 और 4, तो 4 कोष्ठ हैं। और इन कोष्ठ को या इन कमरों को हम क्या नाम देते हैं, लघु बीजाणु धानियां। ठीक है, यहां पर ये जो कमरे बनाए हुए हैं, ये कमरे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, लघु बीजाणु धानियां, लघु बीजाणु धानी, क्लियर। तो कितनी लघु बीजाणु धानियां हो जाएंगी, 4 लघु बीजाणु धानियां हो जाती हैं। आगे बात समझ में। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई आपके। पुंकेसर क्या है, लघु बीजाणु पर्ण क्या है, कितने भागों में डिवाइड है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो हमें ये वाली संरचना बनानी है, ठीक है, और इंटरनल रूप से ये भी बनानी है, ताकि इसमें इंटरनल पोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है कि पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण का डेवलप कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण की परिवर्धन या विकास अवस्था के दौरान प्रारंभिक संरचना में या प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा कि बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है, जिनमें से कुछ कोशिकाएं अपना आकार बढ़ा लेती हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम, प्रपशु कोशिकाएं, प्रपशु सेल्स, क्लियर। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा यहाँ पर। अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण के डेवलप की बात कर रहे हैं, उसके विकास की बात कर रहे हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण का परिवर्धन समझाइए या विकास समझाइए, तो हमें कैसे समझाना है वो चीज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण के परिवर्धन की अवस्था की प्रारंभिक अवस्था में कोशिकाओं का समूह जो अपना आकार बढ़ा लेता है, उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं, क्लियर। इन कोशिकाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, मैं इस संरचना के विकास को आपको समझा रहा हूं, ये संरचना का विकास कैसे हो रहा है ना। इसमें हम इंटरनल रूप से भी बात कर लेंगे, कितनी लेयर्स होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो प्रपशु कोशिकाएं जो होती हैं वो अपना आकार बढ़ा लेती हैं, प्रपशु कोशिकाएं कहला रही हैं। इनमें क्या होता है कि जो इनका जीवित द्रव्य होगा वो सघन हो जाता है, ठीक है। ये स्पेशल सेल्स यानी कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनसे कुछ कोशिकाएं अपना आकार बढ़ा रही हैं, इनमें जीवद्रव्य सघन हो रहा है, जिससे ये कोशिकाएं क्या हो रही हैं, प्रपशु सेल्स कहला रही हैं, ठीक है। अब इन कोशिकाओं में विभाजन होता है और ये कोशिकाएं 2 समूहों में डिवाइड हो जाती हैं। कौन कौन से समूह हो जाएंगे, पहला समूह प्राथमिक भित्ति सेल्स या प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, और दूसरा समूह क्या होगा, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ठीक है, जो कोशिकाएं विभाजन में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं उन कोशिकाओं को हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रपशु कोशिकाएं नाम दे रहे हैं। इन कोशिकाओं का जीवद्रव्य सघन हो जाता है और ये कोशिकाएं विभाजन करके 2 कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं। पहला क्या होगा, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं का समूह, और दूसरा क्या होगा, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का समूह। आ रही बात समझ में। अब इन शॉर्ट में हम लोग देखें तो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या बनाती है, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं परागकोश की भित्ति का निर्माण करने का काम करेगी, इसके लेयर्स बनाती हैं ना। परागकोश जो ये कैप्सूल नुमा आवरण है, ये जो कैप्सूल नुमा संरचना होती है, इसकी लेयर्स का निर्माण करती हैं, ठीक है। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या काम करेंगी, ये वही कोशिकाएं होती हैं जो डेवलप होने के बाद क्या बनाने वाली हैं, परागकण बनाने वाली हैं, यानी कि युग्मकों का निर्माण करने वाली हैं। आ रही बात समझ में। तो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और दूसरा आएगा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। यहां तक का पूरा समझ में आ गया आपको। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण क्या होते हैं। हम लोग नर युग्मक भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें परागकण आता है, लेकिन हम लोग इससे पहले इससे जुड़ी हुई संरचनाओं को क्लियर करते हैं। तो पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण की प्रारूपिक संरचना आपके सामने हो गई। 3 पार्ट हो गए, परागकोश,
पूतंतु और कनेक्टिव यानी कि योजी के बारे में। अगर इसका अनुप्रस्थ काट हम लोग देखें तो यहाँ पर ये संरचना नजर आती है, जिसमें पहली पाली ये हो गई, सेकंड पाली ये हो गई, इन दोनों को जोड़ने वाले क्या हो गया, कनेक्टिव हो गया, और नीचे की तरफ क्या संरचना होती है, वृंत होता है, पूतंतु होता है। क्लियर। अब इस संरचना को हम आगे पढ़ रहे हैं कि इस पुंग केसर का निर्माण या लघु बीजाणुपर्ण का विकास कैसे होता है। तो हम लोग इस संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसका विकास कैसे होता है, ये बनती कैसे है, इसमें लेयर्स कैसे बनती है, अंदर परागकण कैसे बनते हैं, उस संरचना के बारे में हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें जो शीर्ष वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होना शुरू हो जाती हैं। उनका जो केंद्रक होता है, जीवद्रव्य होता है, वो सघन हो जाएगा, क्लियर हो जाता है। ठीक है। उन कोशिकाओं को क्या नाम दे रहे हैं, प्रपशु कोशिकाएं नाम दे रहे हैं। इनका जीवद्रव्य क्या होता है, सघन हो जाता है। अब इन प्रपशु कोशिकाएं जो होती हैं वो निरंतर विभाजन करती हैं, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बनाएंगी, जिनमें से वो कोशिकाएं दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक समूह कहलाएगा आपके प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं का समूह, और दूसरा समूह क्या कहलाएगा, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का समूह। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, ठीक है। अब प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या काम कर रही हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं की हम बात कर रहे हैं यहां पे। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं विभाजन करके क्या बनाती हैं, पराग कोश की भित्ति का निर्माण करती हैं। यानी कि पराग कोश जो कोष्ठक आकार का पूरा कैप्सूलनुमा संरचना है, इसकी लेयर्स किस प्रकार से बनेंगी, इसका आवरण किस प्रकार से बन रहा है, ये चीजें कौन बनाती हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं बनाती हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर अभी तक परागकण नहीं बने हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का कोई कॉलम नहीं है। यहां पर सभी सेल्स कौन सी हैं, 2n है, यानी कि बीजाणुविद अवस्था वाली हैं, एन अवस्था भी नहीं हुई है। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या बनाती हैं, प्रारूपिक पराग कोश की भित्तियों का निर्माण करती हैं। अब ये भित्तियां किस प्रकार से होंगी, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, अगर आपसे पूछा जाएगी प्रारूपिक पराग कोश की भित्तियों को समझाइए या इसका वर्णन करिए, तो हमें क्या बताना है कि प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं विभाजन करके पराग कोश की भित्तियां बनाती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। अब यहां पर समझिए थोड़ा सा, ये पराग कोश था, इसका अनुप्रस्थ काट हमने काटा, तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है ऊपर से देखने पर। अब इसकी जो मोटाई है, ये जो मोटाई है इसकी, इसमें लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, जिन्हें हम परागकोश की भित्ति परतें बोलते हैं, है ना। अब ये परतें किस प्रकार से होंगी, तो इसको यहां पर थोड़ा सा क्लियर किया गया है। ये जो लेयर्स आपको नजर आ रही हैं बाहर से अंदर की ओर, है ना, जनरली यहां पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये परागकोश है, ठीक है, ये एक पाली मैंने बनाई है। अब इसमें बाहर से अंदर की ओर लेयर्स होती हैं, ठीक है, 4 लेयर्स पाई जाती हैं, जब जाके कौन सी संरचना आएगी, लघु बीजाणुधानी की संरचना आती है, जिसके अंदर परागकण होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्राथमिक भित्ति सेल जो कि बाहर की तरफ होंगी, यानी कि यहाँ बाहर की तरफ पाई जाती हैं, और दूसरा होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो अंदर की तरफ होती हैं। ये कोशिकाएं सिर्फ क्या काम करती हैं, परागकण बनाने का काम करेंगी, इनके अलावा इनका कोई काम नहीं है। लेकिन हमें पहले क्या पढ़ना है कि लेयर्स कैसे बन रही है, कौन कौन सी लेयर्स पाई जा रही हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। क्लियर। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं विभाजित होती हैं और पराग कोश की भित्तियां बनाती हैं, ठीक है, और ये भित्तियां परिधि से यानी कि बाहर से अंदर की ओर निम्न क्रम में होती हैं। कौन कौन सा क्रम होगा वो देख लीजिए। सबसे बाहर की ओर तो क्या होगा, बाह्य त्वचा, जो लेयर्स बन रही है बाह्य त्वचा की लेयर्स होगी। उसके बाद आता है एंडोथीसियम या अंतःथीसियम वाली लेयर, फिर आता है मिडिल लेयर या मध्य स्तर, और लास्ट वाला जो इंटरनल भाग होगा, है ना, ये हम अंदर की सतह की बात कर रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। सबसे बाहर तो क्या है, बाह्य त्वचा, देन सेकंड क्या है, अंतःथीसियम, थर्ड क्या है, मिडिल लेयर, एंड फोर्थ क्या है, टेपिटम या पोषुतक। क्लियर। अब इन लेयर्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं वापस से कि बाह्य त्वचा लेयर क्या होती है, अंतःथीसियम क्या होती है, मध्य स्तर क्या होती है, और टेपिटम या पोषुतक क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, टेपिटम या पोषुतक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतःथीसियम भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लेयर के बारे में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना है हमें। बाह्य त्वचा, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैं इस संरचना की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ना, इस संरचना की बात करेंगे। पराग कोश की लेयर्स किस प्रकार से होगी, बाहर से अंदर की ओर किस प्रकार से पाई जाती है। तो सबसे बाहर क्या है, बाह्य त्वचा लेयर है। इसका निर्माण, इन चारों लेयर्स का निर्माण किससे हो रहा है,
प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से हो रहा है, ये ध्यान रखना है हमें। सबसे बाहरी एकल परत, एकल कोशिकाओं की जो परत होती है, रेखी कोशिकाओं की जो परत होती है, वो क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा कहलाती है। बाह्य त्वचा का काम क्या है? ये सुरक्षा का काम करती है बाहरी आघातों से, या जो परिवर्तन होते हैं, वातावरणीय चेंजेस आते हैं, इनसे इंटरनल जो परागकण है उनकी सुरक्षा करने का काम करेगी। उसके बाद आती है अंतःथीसियम लेयर। अंतःथीसियम लेयर क्या होती है? बाह्य त्वचा के सेकंड नंबर की लेयर है, जो कि एकल कोशिकाओं की परत ही होती है, लेकिन इसकी विशेषताएं क्या है कि ये कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रवृत्ति की होती हैं, यानी कि वातावरण की नमी को एब्जॉर्ब करके रखती हैं। लेकिन जैसे ही वातावरण में क्या होगा, नमी की कमी होती है, ये लेयर्स पराग कोश को फटने में हेल्प करती हैं, क्योंकि जब तक पराग कोश फटेगा नहीं, अंदर के जो परागकण होंगे वो वर्तिकाग्र पर नहीं गिरेंगे, वो वर्तिकाग्र पर नहीं गिरेंगे तो परागण प्रोसेस नहीं होगी। तो पराग कोश के फटने में कौन सी लेयर हेल्प कर रही है? अंतःथीसियम लेयर हेल्प कर रही है। आरी बात समझ में? सबसे बाहर बाह्य त्वचा हो जाएगी, जो एकल कोशिकाओं की परत होती है, और यहाँ का कार्य क्या होगा? सुरक्षा देने का कार्य होता है। सेकंड नंबर की लेयर क्या आती है? एकल लेयर होगी ये भी कोशिकाओं की, ये अंतःथीसियम लेयर कहलाती है। इन कोशिकाओं का कार्य क्या होगा? ये आर्द्रता ग्राही प्रवृत्ति की होगी, और इसका मेन वर्क क्या होता है कि जब आर्द्रता ग्राही यानी कि शुष्क अवस्था बढ़ जाती है वातावरण के अंदर, तो ये फट जाती हैं, पूरे परागकोश को डिवाइड कर देती हैं, जिससे परागकण बाहर निकल जाते हैं। थर्ड आता है मध्य स्तर। मध्य स्तर क्या होगा? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होता है वो 1 से 3 लेयर वाला होता है, यानी कि सबसे बाहर की तरफ जो सिंगल लेयर है वो तो क्या हो गया? बाह्य त्वचा। फिर सेकंड लेयर क्या होगी? अंतःथीसियम। फिर 1 से 3 परतों से बनी हुई मिडिल लेयर होती है। इसका कोई कार्य नहीं होता, ये अल्पकालिक होती है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। क्लियर? और मेन इंपॉर्टेंट है टेपिटम लेयर या पोषोतक अवस्था। अब ये क्या काम करती है? ये सबसे इंटरनल लेयर होती है, सबसे आंतरिक अवस्था वाली परत होती है, जो कि किसके टच में होती है? लघु बीजाणु या परागकणों के टच में रहती है। इसका मेन वर्क क्या है कि ये इसकी जो कोशिकाएं होंगी, ये सबसे इंटरनल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सबसे बाहरी अवस्था है, परत है बाह्य त्वचा। उसके बाद सेकंड लेयर क्या? अंतःथीसियम। उसके बाद जो लेयर्स आती हैं वो मध्य स्तर, और सबसे इंटरनल जो लेयर है वो क्या होती है? पोषोतक या टेपिटम लेयर होती है। इनका मेन कार्य क्या है? इनके अंदर जो केंद्रक होता है, जीवित द्रव्य होता है, वो अधिक स्पष्ट अवस्था वाला होता है। धीरे धीरे जब ये लेयर या ये कोशिकाएं डेवलप होती हैं, विकास अवस्था में होती हैं, तब इन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो बहुकेंद्र की अवस्था ग्रहण कर लेता है, और ये डेवलप होने के बाद अंदर के जो परागकण डेवलप हो रहे हैं, अंदर जो परागकण बन रहे हैं, उन परागकणों को पोषण देने का कार्य करती हैं। क्लियर? तो टेपिटम लेयर के 2 काम हैं। पहला काम है डेवलप होते हुए परागकणों को पोषण देने का काम करती है, ताकि वो सब तरह से तैयार रहें, उनमें कोई कमी ना हो, वो नष्ट न हो पाए। ठीक है? सेकंड काम क्या होता है? इनके द्वारा एक केमिकल स्त्रावित किया जाता है, एक प्रोटीन हम कह सकते हैं, स्पोरोपोलेनिन नाम याद रखना है हमें, स्पोरोपोलेनिन। इसका स्त्रवण किया जाता है, और ये क्या काम करेगा कि जब परागकण डेवलप हो रहे हैं अंदर, तो उनकी बाह्य त्वचा पर ये स्पोरोपोलेनिन जमा होता जाता है, जो एक तरह से सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है। और इस स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण लंबे समय तक स्टोरेज रहते हैं। कई बार जो खुदाई की जाती है या जो फॉसिल्स निकाले जाते हैं, जीवाश्म निकाले जाते हैं, परागकणों के जीवाश्म मिलते हैं हमें। ठीक है? तो ये परागकण इतने सालों से अब तक सिक्योर कैसे हैं, सेफ कैसे हैं? रीजन ये है कि इनके ऊपर होता है स्पोरोपोलेनिन का आवरण, और ये स्पोरोपोलेनिन अम्ल, क्षार या कोई भी जो केमिकल होते हैं, इनका इन पर ज्यादा असर नहीं होता है। और बाहरी रूप से अगर ये प्रोडक्शन का काम करेगा, तो इंटरनल जो केंद्रक है परागकण के अंदर, जीवित पदार्थ हैं, उनको कोई डैमेज नहीं होगा, तो पूरी तरह से वो सेफ होते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, टेपिटम या पोषक जो होते हैं वो 2 प्रकार की डिवाइड होते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक अमीबी अवस्था वाला हो सकता है, स्त्रावी अवस्था वाला हो सकता है, और आवर्त बीजीय पादपों में अधिकतर स्त्रावी अवस्था वाली ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे बात समझ में? हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नर व मादा युग्मोद्भिद संरचना और विकास कैसे होता है। सेकंड, नर युग्मोद्भिद क्या है, नर युग्मोद्भिद पढ़ रहे हैं, जिसमें परागकण हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी हुई संरचना हमें पढ़नी पड़ेगी। तो पहली संरचना तो क्या आती है? पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण, वो चीज हमने क्लियर की।
3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं लघु बीजाणु पर्णकों को या पुंकेसर को। परागकोश, पूतंतु और योजी। पूतंतु क्या होता है? पुष्पासन और परागकोश के बीच में एक संयोजन का काम करेगा। सेकंड, योजी क्या होते हैं? योजी बंदी उत्तकों का समूह होते हैं जो 2 परागकोशों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। क्लियर? इसका जब अनुप्रस्थ काट हम लोग काटेंगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इससे क्या चीज क्लियर हो रही है कि परागकोश किस प्रकार के होंगे? तो परागकोश हमेशा द्विपालीवत होते हैं और इनमें चतुष्कोष्ठीय अवस्था पाई जाती है। 2 पालियां होंगी, ये दोनों पालियां योजी द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं और नीचे से पूतंतु जुड़कर इनको पुष्पासन से जोड़ने का काम करेगा। ये जो 2 पालियां हैं इनके बीच में योजी पाया जा रहा है। दोनों पालियों में 2-2 कोष्ठ होते हैं तो चतुष्कोष्ठीय अवस्था देखी जाती है। मालवेसी के अंदर एक ही पाली होगी तो द्विकोष्ठीय अवस्था देखी जाएगी। इसके बाद हमने बात की थी कि पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण का डेवलप कैसे हो रहा है। तो हमने बात की थी कि जो शीर्ष की जो कोशिकाएं होती हैं जो इसका निर्माण करने वाली होती हैं वो सभी कोशिकाओं से अलग डेवलप होती हैं। उन कोशिकाओं का हम नाम देते हैं प्रपशु कोशिकाएं, जिनका जीवद्रव्य सघन होगा और मैच्योर फेस की होंगी। प्रपशु कोशिकाएं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं विभाजन करके, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं की होगी, उसके बाद अंदर की जो लेयर होती है वो क्या होती हैं? बीजाणुजन कोशिकाओं की होंगी। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं क्या करती हैं? डिवाइड होती हैं और परागकोश की भित्तियां बनाती हैं, लेयर्स बनाती हैं। अब हमने यहाँ लेयर्स को यहाँ पर क्लियर कर लिया कि ये जो लेयर होती है वो 4 लेयर में डिवाइड करेंगे हम लोग। बाह्य त्वचा, अंतःतीसीयम, मध्य स्तर और पोषक या टेपिटम लेयर। सबसे बाह्य त्वचा होगी, सुरक्षा का काम करेगी, एकल स्तर होती है। अंतःतीसीयम भी एकल स्तर है लेकिन ये क्या काम करती है? आर्द्रग्राही नेचर की होंगी और जब शुष्क अवस्था आती है तो परागकोश को फटने में हेल्प करती है ताकि परागकण बाहर निकल सके। तीसरा आता है मध्य स्तर या मिडिल लेयर, 1 से 3 परत वाली होती है लेकिन अल्पकालिक होंगी, कोई काम नहीं होगा। और चौथा आता है टेपिटम या पोषक लेयर, जो सबसे इंटरनल अंदर की तरफ की लेयर होती हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है हमें, हमने इस वाली सेल्स को तो क्लियर कर लिया कि प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या काम कर रही हैं? भित्ति बनाने का काम करती हैं, लेकिन मध्य में कौन सी कोशिकाएं बच रही हैं? अब बच रही हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। आ रही बात समझ में? तो ये चीज क्लियर हो गई आपके बाह्य त्वचा, अंतःतीसीयम, मध्य स्तर और टेपिटम या पोषक लेयर। ठीक है, पोषक या टेपिटम क्या होती है? ये सबसे इंटरनल लेयर होती है जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा और ये मैच्योर होने के बाद बहु केंद्र की अवस्था वाली हो जाएंगी। ठीक है, इनके द्वारा क्या काम किया जाता? अच्छा, ये कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की होती हैं, अमीबीय प्रकार की और स्त्रावी प्रकार की, है ना, ग्रंथिल प्रकार की। और जो आवर्त बीजीय पादप होते हैं इनमें ये टेपिटम जो होती हैं वो ग्रंथिल या स्त्रावी प्रकार की ही पाई जाती हैं। इनके द्वारा 2 काम किए जाएंगे। पहला क्या होता है कि अंदर की तरफ जो परागकण डेवलप हो रहे हैं उनकी बाह्य त्वचा पे स्पोरोपोलिन का स्त्रवण करती हैं, जिससे वो ज्यादा सेफ हो जाते हैं ताकि वो फॉसिल के रूप में भी बन सकते हैं। सेकंड काम क्या होगा? ये उनको परिपक्व होते हुए जो परागकण होते हैं उनको पोषण देने का काम करती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या होगा अगर टेपिटम या पोषक को हटा दिया जाए? तो आंसर क्या आएगा हमारा कि अच्छा, यहाँ पर पहले रीजन जानना जरूरी है कि टेपिटम वर्क क्या कर रही है। अगर आपसे कह दिया जाए कि मध्य स्तर को हटा दिया जाए तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मध्य स्तर कोई काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन टेपिटम लेयर काम करती है। बाह्य त्वचा का भी इंपॉर्टेंस है, सुरक्षा दे रही है। अंतःतीसीयम लेयर क्या करती है? फटने में हेल्प करती है। अंतःतीसीयम नहीं होगी तो परागकोश फटेगा ही नहीं। तीसरा, मध्य स्तर कोई वर्क नहीं है लेकिन टेपिटम क्या काम करती है? पोषण देती है। अगर टेपिटम को हटा दिया जाए तो परागकोश को पोषण नहीं मिलेगा और पोषण नहीं मिलेगा तो वो कमजोर हो जाएंगे या बंद अवस्था वाले हो जाते हैं, ताकि जब वो निषेचन के लिए जाते हैं तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो निषेचन कर ही नहीं सकते। अरे बात समझ में? बंद हो जाते हैं ना, यानी कि जननक्षम नहीं रहते हैं, जनन नहीं कर पाते हैं। तो ये चारों लेयर क्लियर होगी आपके। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या काम करती है, सारी चीजें हम लोगों ने कर चुके हैं। अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का समूह बचा है जो कि अंदर की ओर है ना। ये जो इंटरनल पोर्शन है हमने लेयर सारी पढ़ ली। अब अंदर की तरफ कौन सी कोशिकाएं बच रही हैं? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ध्यान रखना, सब 2n कोशिकाएं। अभी हमने अर्धसूत्री विभाजन वाली फेस पढ़ाई नहीं है। दूसरा क्या आएगा? प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स। क्लियर? अब प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स क्या काम कर रही हैं? अंदर की तरफ पाई जा रही हैं। ये भी 2n कोशिकाएं होती हैं।
लेकिन परिवर्तन अब आता है इनमें, है ना। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होती हैं। कौन सा विभाजन करेंगी? समसूत्री विभाजन करती हैं। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो कि अंदर की ओर पाई जा रही हैं, इनमें होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है। और समसूत्री विभाजन करने के बाद ये क्या बनाती हैं? पराग मात्र कोशिकाएं। पराग मात्र कोशिकाएं कहें या लघु बीजाणु कहें, ठीक है। पराग मात्र कोशिकाएं कहें या लघु बीजाणु कहें। अब समसूत्री विभाजन हो रहा है तो ये कोशिकाएं भी क्या होंगी? 2n ही होंगी। लेकिन अब इनमें परिवर्तन आता है, इन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद पराग मात्र कोशिकाएं या लघु बीजाणु सेल्स जो होती हैं वो बनाती हैं परागकण, ठीक है। परागकण, क्योंकि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है तो परागकण कौन सी अवस्था वाले होंगे? एन अवस्था वाले होंगे, यानी कि जो हमारा जो